डेटा पैटर्न्स के Q2 नतीजों ने मार्केट में काफी हलचल मचा दी है। एक तरफ रेवेन्यू तो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया, पर प्रॉफिट वो नीचे आ गया। तो ये चक्कर क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये देखिए, यही है वो कंफ्यूजन जिसकी बात हो रही थी। रेवेन्यू में आप सोच भी नहीं सकते 238% का उछाल, कमाल है ना? लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी, उस पर भारी दबाव है, मार्जिन गिर गए हैं। अब कोई भी सोचेगा कि भाई इतनी सेल्स के बाद भी पैसा क्यों नहीं बन रहा? तो सवाल सीधा सा है, क्या हमें इस क्वार्टर को एक जबरदस्त सक्सेस मानना चाहिए, या फिर ये एक वार्निंग साइन है, एक खतरे की घंटी? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो ये रेवेन्यू और मार्जिन का पैराडॉक्स क्या है वो देखेंगे। फिर मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक बेट के पीछे की कहानी क्या है उसे समझेंगे। ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग है उस पर नजर डालेंगे और आखिर में हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये जो रेवेन्यू मार्जिन का विरोधाभास है ना, जरा इसके नंबर्स को करीब से देखते हैं। अच्छा, तो ये हैं वो नंबर्स जो सारी कहानी कह रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू साल दर साल 238% ऊपर, जबरदस्त ग्रोथ है। इबिट्डा भी डबल हो गया है, 100% की बढ़त। लेकिन असली खेल यहाँ तीसरे बार में है। इबिट्डा मार्जिन सिर्फ 22%। और जानते हैं कंपनी का खुद का गाइडेंस क्या था? 35 से 40% का। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों? हुआ क्या आखिर? तो सवाल उठता है कि मार्जिन में इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों? इसका जवाब छिपा है मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक फैसले में। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा दाव था। और वो दाव था एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट। कंपनी ने जानबूझकर एक 180 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम मार्जिन पर उठाया। हाँ, आपने सही सुना, कम मुनाफे पर। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? इसका जवाब खुद कंपनी के चेयरमैन और एमडी एस रंगराजन ने दिया है। उनका कहना है, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लिया क्योंकि भविष्य में ऐसे कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की संभावना है। ये पहली बार है जब कंपनी ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब साफ है, ये सौदा आज के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि कल के बड़े मौकों के लिए। तो इस दांव का पे ऑफ क्या है? ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, उससे कई ज़्यादा है। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना सकते हैं। अब वो सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि एक फुल सिस्टम्स इंटीग्रेटर बन गए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक बड़े कस्टमर का भरोसा जीता है, जो भविष्य में और भी बड़े ऑर्डर्स के दरवाजे खोलेगा। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए एक फाउंडेशन रखने जैसा था। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि उस एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट ने मार्जिन्स पर असर डाला। लेकिन सवाल ये है कि उस एक प्रोजेक्ट को हटा दें तो कंपनी का कोर बिजनेस कैसा चल रहा है? और इसकी सेहत का सबसे बड़ा सबूत मिलता है इसकी ऑर्डर बुक से। तो देखिए, इस वक्त डेटा पैटर्न्स के हाथ में लगभग 1300 करोड़ रुपए के सॉलिड ऑर्डर्स है। ये वो बिजनेस है जो ऑलरेडी लॉक्ड इन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ये। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से करीब 550 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स और हैं जो निगोशिएट हो चुके हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है। मतलब ये बिजनेस भी ऑलमोस्ट पक्का ही समझिए। और फ्यूचर पाइपलाइन, मैनेजमेंट को उम्मीद है कि साल के बचे हुए 6 महीनों में 1000 करोड़ से भी ज्यादा के नए ऑर्डर्स मिलेंगे। ये दिखाता है कि मार्केट में डिमांड कितनी स्ट्रांग है और मैनेजमेंट अपने एग्जीक्यूशन को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। तो ये तो हुई ऑर्डर बुक की बात, पर कंपनी का विजन क्या है? आगे की डायरेक्शन क्या है? चलिए अब मैनेजमेंट के फ्यूचर आउटलुक पर नजर डालते हैं, खासतौर पर उनके ग्लोबल एम्बिशंस पर। और देखिए, Q2 में मार्जिन्स कम होने के बावजूद मैनेजमेंट अपने फुल ईयर गाइडेंस पर एकदम टिका हुआ है। उनका साफ कहना है कि ये टिप बस एक वन ऑफ था और साल के अंत तक वो रेवेन्यू और मार्जिन दोनों टारगेट्स को हिट कर लेंगे। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। डेटा पैटर्न्स अब ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी पहचान बना रहा है। इनकी एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक करीब 80 करोड़ की हो चुकी है। हाल ही में यूरोप के एक कस्टमर को रडार की सक्सेसफुल डिलीवरी की है। और तो और ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ को डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो अब जब हमने सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, चलिए इस पूरी सिचुएशन को 2 अलग-अलग नज़रियों से देखते हैं। बुल केस क्या है और बेयर केस क्या कहता है? देखिए, बुल केस ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ ज़बरदस्त है और ये जो मार्जिन डिप है ना, ये बस एक टेम्परेरी और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रांग है।
वहीं बेयर केस वाले कहेंगे कि ये ग्रोथ तो लो मार्जिन प्रोजेक्ट से आई है, तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। और ग्लोबल एक्सपेंशन कहना आसान है, करना मुश्किल। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स में दम है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये क्वार्टर अच्छा था या बुरा? देखिए, हमारा वर्डिक्ट ये है कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने फ्यूचर डोमिनेंस के लिए, मतलब मार्केट पर राज करने के लिए, एक डेलिब्रेट यानी जानबूझकर छोटा सा कदम पीछे लिया है। और उनका जो स्ट्रॉन्ग कोर बिजनेस है वो इस फैसले को बैक कर रहा है। तो ये एक वार्निंग साइन से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। तो अगली तिमाही में हमें किन चीजों पर नजर रखनी है? पहली चीज, मार्जिन रिकवरी। क्या ईबीटा मार्जिन्स वापस 30-40% की रेंज में आते हैं? दूसरा, ऑर्डर कन्वर्जन। वो जो 550 करोड़ के नेगोशिएटेड ऑर्डर्स हैं, क्या वो कंफर्म होते हैं? और तीसरा, ग्लोबल अपडेट्स। क्या इंटरनेशनल डील्स पर कोई कॉन्क्रीट न्यूज आती है? इन सवालों के जवाब ही असली कहानी बताएंगे। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या डेटा पैटर्न्स कल मार्केट पर राज करने के लिए आज एक छोटी सी कीमत चुका रहा है? क्या ये एक शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस है एक लॉन्ग टर्म चैंपियन बनने के लिए? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन अब कम से कम हम ये जानते हैं कि हमें आगे क्या देखना है।